तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे लाइट के बारे में। यह वीडियो जो भी देख रहा है, चाहे कंपटीशन करने वाला व्यक्ति हो या आप कक्षा 10 में पेपर देने जा रहे हो, उसके सभी के लिए यह लाभदायक होगा। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है? तो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है? ठीक है। तो यह हमें दिखाई देती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब कि जो ये कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है। इसको जब हम देखते हैं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ सोचते हैं कि जो प्रकाश है हमारी आंखों से निकल करके इस पेन में जाता है, जब जिस कारण से हम इस पेन को देख पाते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है बच्चों। क्योंकि प्रकाश जब इस लेंस में पड़ता है, सॉरी, जब प्रकाश इस पेन में पड़ता है तो यहाँ से टकरा करके वह हमारे आंखों में जाता है, जिस कारण से हमारे आंख के अंदर उसका प्रतिबिंब बनता है। इस कारण से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो समझ में आया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक किसी भी वस्तु को देखने का एक माध्यम होता है। ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की आपकी क्या होती है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा वह होती है कि हमें जो काम करने की जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है, तो वह हमें क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। उसी प्रकार प्रकाश को इसलिए ऊर्जा कहा गया है क्योंकि हम प्रकाश के माध्यम से ही जो है, या प्रकाश की मदद से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसलिए प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है? तो प्रकाश आपका तरंग के रूप में गमन करता है, और दूसरा कण के रूप में भी गमन करता है। किसके रूप में? कण के रूप में भी गमन करता है। इस कारण से हम प्रकाश को कहते हैं कि यह द्वैत गुण रखता है। कैसा गुण रखता है? द्वैत गुण रखता है। ठीक है। अब बात आती है तरंग और कण के रूप में, यानी कि जो आपका प्रकाश है वो तरंग और कण के रूप में चलता है। तो तरंग के रूप में कैसे चलता है? तो तरंग के रूप में आपका चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यह चलता है। लेकिन कण के रूप में आप कहेंगे तो कण के रूप में यह चलता है फोटान के रूप में। फोटान के रूप में। तो कण के रूप में भी प्रकाश चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। लेकिन तरंग के रूप में जो भी चलता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। लेकिन देखिए, तरंग दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो आपका प्रकाश है तो वो चलता है आपका अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। कैसे? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। दूसरी चीज क्या है कि प्रकाश में द्वैत गुण होता है। प्रकाश में कैसा गुण होता है? द्वैत गुण होता है। एक तरंग का गुण होता है और एक कण का रूप होता है। ठीक है। तो तरंग के रूप में वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और दूसरा कण के रूप में वह फोटान के रूप में चलता है। ठीक है, जो कि बंडलों के रूप में आता है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में कैसे? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में वह गमन करता है। नेक्स्ट आते हैं, हम सीधा आपको पीडीएफ में ले जाते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, ये रही आपकी पीडीएफ। पीडीएफ में यह प्रकाश, तो प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। जैसे अंधेरे में रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। जब प्रकाश की वस्तु आपतित होती है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, उस वस्तु में पड़ता है, उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंख में आता है। ठीक है। तो हमारी आंखों में क्या करता है? एक संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक, यानी कि हमें देखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या चीज? कि प्रकाश जो है स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। जैसे कि ऑक्सीजन होती है हमारी। ठीक है। ऑक्सीजन जो है स्वयं जलती नहीं है, लेकिन आग को जलाने में काम करती है। उसी प्रकार से प्रकाश जो है स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। उसी प्रकार। ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है। इसके बाद प्रकाश की जो चाल है निर्वात में 3 × 10 की पावर कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। अब आते हैं जो वस्तुएं हम देखते हैं। ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर हम
ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। पहली होती है आपकी प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे विद्युत बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, ये सब क्या करते हैं? ये प्रकाश का स्वयं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो ये कैसी वस्तुएं हो जाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं समझ में आ गई? वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन यानी कि प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। ठीक है, वे होती हैं हमारी प्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न तो नहीं करती हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वह हमें दिखाई देती हैं। वह वे वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा, कुर्सी, मेज, हम, आप, जो भी है, ये पेन, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये सभी क्या होती हैं कि ये प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर ये इसको हम कह देते प्रदीप्त वस्तुएं, तो ये क्या करती? प्रकाश का उत्सर्जन करती। लेकिन ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसका पहला गुण क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है, जैसे कि हमने आपको बताया। दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा नंबर है प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में गमन कर सकता, निर्वात में भी जा सकता है और किसी माध्यम में भी जा सकता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि प्रकाश जो है, प्रकाश आपका ध्वनि के विपरीत होता है। विपरीत होता है। कैसे होता है? जैसे कि आपका ध्वनि जो है ठोस में बहुत अधिक तेजी से गमन करती है, लेकिन वहीं पर प्रकाश जो है, प्रकाश आपका ठोसों में क्या होता है? ठोसों में धीमा होता है, बहुत धीमा, जैसे कि तकिया। ठीक है, तकिया जो आपकी है वो एक प्रकार से मान सकते हैं कि ये मतलब ठोस टाइप की होती है। तो उसमें आप अगर देखे होंगे या आप रजाई के अंदर घुस जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि प्रकाश बहुत कम मात्रा में आता है। ठीक है, तो यानी कि जो प्रकाश है वो क्या होता है? ठोसों में धीमा होता है, जबकि ध्वनि जो है ठोसों में बहुत तेजी के साथ गमन करती है। नेक्स्ट अगला आता है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अगला है प्रकाश सरल रेखीय गति में गमन करता है। जो आपका प्रकाश है एक सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट आता है आपका, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है आपका, मान लीजिए कि वायु से जब, यानी कि वायु आपकी क्या हो गई? विरल माध्यम हो गई, विरल माध्यम हो गई। ठीक है, लेकिन जब विरल माध्यम से किस में जाता है? सघन माध्यम। सघन माध्यम में, सघन माध्यम ले लीजिए आप, जल को ले लीजिए। ठीक है, तो जब आपका प्रकाश जो है सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से कहाँ जाएगा? सघन माध्यम में, तो क्या होगा कि वो थोड़ा झुक जाएगा। क्या होगा? थोड़ा झुक जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाले? और प्रकाश भी धीमा हो जाएगा। प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो जो प्रकाश है आपका विरल से सघन में जब जाएगा तो वो थोड़ा झुक जाएगा अभिलंब की ओर, और क्या होगा? उसका जो चाल है वो धीमी हो जाएगी। अगर यही प्रकाश विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा, और जो है प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी और वो फैलने लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं अगला ऑप्शन कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है। यानी कि प्रकाश जो है, जैसे कि अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम वह होता है जो एक तरफ से दूसरे तरफ आराम से दिख सके, जैसे कि एक मिनरल वाटर होता है। ठीक है, अगर आप उसको एक बोतल में रख दें, कौन सी बोतल में? एक सफ़ेद, ठीक है, पारदर्शी, ताकि आर पार दिख रहा हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि प्रकाश कुछ ना कुछ इधर उधर चला जाएगा। अगर उसी बोतल में अगर आप गंदा जल रख दें तो उससे क्या होगा कि प्रकाश इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए प्रकाश के गमन के लिए एक हमें पारदर्शी माध्यम का होना आवश्यक है। अगर अपारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश उसमें गमन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7वां नंबर कि चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, 8वां ऑप्शन क्या है कि श्वेत प्रकाश रंग
7 रंगों का होता है। जो प्रकाश आपका सफ़ेद होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसे कहते हैं हम विबग्योर। नेक्स्ट रीडिंग आती है कि प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखिए, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय यानी कि एक सीधी रेखा में से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश किरण रे कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब उसके ये है कि कोई प्रकाश जब एक सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब प्रकाश कई सारी किरणें एक साथ गमन करती हैं, ठीक है, एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में अगर गमन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, ये कितनी प्रकार की होती हैं? ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, एक होता है आपका अभिसारी प्रकाश किरण, एक अपसारी, एक समांतर। ठीक है, तो अभिसारी क्या होता है? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम नीचे दिखाएंगे आगे। मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर सभी किरणें आकर के मिलती हुई प्रतीत हों। ठीक है, ये सभी किरणें आकर के एक ही बिंदु पर मिले तो ये कैसा होगा? अभिसारी। कैसा होगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। ओके, नेक्स्ट आता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि एक कोई बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु से कोई किरण कह रहा है कि आती हुई प्रतीत, तो मान लो यहाँ से ऐसे किरणें कोई निकल रही हैं कई सारी एक समूह के रूप में, तो ये कैसा प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं कि समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हों और सदैव एक दूसरे के समांतर रहते हो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये एक सीधी किरणें, ये जो प्रकाश किरण पुंज है ये सीधा जा रही हो और कहीं पर मिलती हुई प्रतीत ना हो, क्योंकि समांतर किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये कभी एक दूसरे पर नहीं मिलेंगे और एक सीधी रेखा पर चली जाएंगी। तो ऐसी किरणें क्या होती हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। ठीक है, आते हैं नीचे। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये है। ठीक, ये पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये बिंदु है, इसमें देखिए सभी किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये कैसा किरण पुंज है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। लेकिन इस बिंदु पर आप देखेंगे कि सभी किरणें क्या है? जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी किरणें क्या है? समांतर है। ठीक है, ये एक समूह किरणों का जो समांतर है और सीधा चला जा रहा है, तो कैसा हो गया? समांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी के माध्यम से ही हम जो है वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, यही गुण प्रकाश का एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश कोई चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चला जाए, ठीक है, वो होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी कोई एक दीवार है, ठीक है, ये हमने एक दीवार बना दी, यहाँ से किसी ने एक बॉल फेंकी ऐसे, ठीक, ये दीवार में टकरा करके और ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये जो बॉल थी आपकी, ठीक है, इधर निकल गई। ठीक है, तो ये बॉल यहाँ से जा करके और ऐसे परावर्तित हो गई, तो ये वापस लौटना ही ये क्या है? परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर तो बॉल परावर्तित हुई। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम प्रकाश को भेजते हैं, ठीक है, तो प्रकाश भी इसी प्रकार से क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो कोई उसी माध्यम में, ठीक है, जब प्रकाश किरण, ठीक है, जिस माध्यम से आए और किसी ऐसे माध्यम से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन बोल रहा है इसका कि प्रकाश का
किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और उस तल को क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। उस तल को क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि जब किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से परावर्तन हो रहा हो तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात आ गई नियमित परावर्तन की। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे कि दीवार आदि से परावर्तन हो रहा हो तो अनियमित या विचलित परावर्तन कहलाते हैं। तो ये नियमित परावर्तन और विचलित परावर्तन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, नियमित परावर्तन यानी कि मान लीजिए कि ये कोई चिकना पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और सीधा, ठीक है, चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा परावर्तन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नियमित परावर्तन। ठीक है, लेकिन अनियमित परावर्तन देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक खुरदरा पृष्ठ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश आया और ये टकरा करके ऐसे निकल गए, यहाँ से आया और ये ऐसे निकल गया, ऐसे आया और ये ऐसे निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश का कोई एक नियमित परावर्तन नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका कैसा परावर्तन हो गया? अनियमित। कैसा हो गया? अनियमित परावर्तन। ठीक है, और यहाँ पर नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नियमित और अनियमित। ठीक है, जब प्रकाश सीधा आए और सीधा निकल जाए, ठीक है, तो वो आपका होता है नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश आए और पता न चले कि किस साइड निकल गया, ठीक है, वो होता है आपका अनियमित परावर्तन। परावर्तन के नियम। रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। क्या पहला नियम क्या है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हम आपको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? जहां से प्रकाश आ रहा हो। मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च है। ठीक है, ये आपकी क्या है? टॉर्च है। ठीक है, तो यहाँ से ए प्रकाश किरण आ रही है, तो जहाँ से प्रकाश किरण आती है वो आपकी क्या होती है? आपतित किरण होती है। ठीक है, और परावर्तन के बाद यानी कि यहाँ पर आपकी क्या है? बी यहाँ से परावर्तित हो रही है। ठीक है, यहाँ से परावर्तन के बाद ये सी की तरफ निकल जाती है, तो परावर्तित के बाद जिधर को निकल जाती है, ठीक है, वह आपकी होती है परावर्तित किरण। ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच जो एक किरण, ठीक है, काल्पनिक किरण खींची जाती है, वह होती है आपकी अभिलंब डैश 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 करके। ठीक है, ये आपके तीनों क्या हो? एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया आपका परावर्तन का, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि कोण आई यानी कि अभिलंब से, ठीक है, कोण आई ये और कोण आर ये, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? कोण आई और कोण आर क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका समतल दर्पण। फिर इसके बाद आता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसको समझ लेते हैं। समतल दर्पण को समझने के लिए आप जिस शीशे से, ठीक है, अपना चेहरा देखते हैं तो वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण को समझने के लिए तीसरे पॉइंट में आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। आभासी का मतलब कि दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, सीधा होता है और दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, जितनी दूर पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। ठीक है, मान लीजिए कि आप दर्पण के सामने जितना दूर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनेगा। ठीक है, यदि हम दर्पण के सामने किस समतल दर्पण के सामने यदि हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो जो दर्पण में अपना प्रतिबिंब है वो आपका 2v वेग से यानी कि 2 गुना वेग से
वहाँ पर जो है गति करेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़े तो हमें अपना स्वयं का प्रतिबिंब 2 गुने वेग से अपनी ओर आता या दूर जाता दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल आता है कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है, मान लीजिए कि हमें समतल दर्पण पर अपना प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें जो है कितना बड़ा दर्पण चाहिए। मान लीजिए कि हमें अपना पूरा शरीर बनाना है, ठीक है, दर्पण में, तो जो है अपने लंबाई का, ठीक है, अपनी टोटल लंबाई का हाफ क्या लेंगे, दर्पण ले लेंगे, जिससे हमारा जो है पूरा शरीर उसमें बन जाएगा। ठीक है, चौथा रूल, चौथा पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, पांचवा क्या कहता है, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एक पॉइंट ये निकल के आता है कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे हम, गोलीय दर्पण। आज हमारा हो गया समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में आपका आ जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।